कोई पेमेंट करना है हमने, वो वाउचर हमारे पास पड़ा है। वाउचर क्या होता है? वाउचर मालूम है क्या होता है बच्चों? वाउचर सुने कभी? क्या होता है? जो पेमेंट वाला वाउचर होता है, एक चेक वाउचर का। होता है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांजैक्शन। तो जब पेमेंट हम कर रहे हैं, पेमेंट करने का, इन्होंने पेमेंट करने का जो वे है वो 3 भाग में बांट दिए कि जो पेमेंट की ड्यूटी है, जो ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले आपको वाउचर को ऑथराइज कराना पड़ेगा, बिल को पास कराना पड़ेगा। तो उसके अंदर ए था जो बिल को पास करता था, उसने बिल को पास कर दिया, उसके साइन होने इंपॉर्टेंट थे। एक का ये था जो रिकॉर्ड करता था, बी था जो उस एंट्री को रिकॉर्ड करता था अपने सिस्टम में कि कितने का इनवॉइस है। थर्ड, इन्होंने तो एक ड्यूटी को बांट दिया बेसिकली, मेंटेनिंग कस्टडी ऑफ एसेट। अगर ये पेमेंट ऑफ वाउचर, जैसे पेमेंट हमने कर दी, इसके बदले में जो हमारे पास असेट आएगी उसको सी अपनी कस्टडी में रखेगा, अपने पास रखेगा। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन में 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। हो सकता है जो वाउचर ये है उसके अंदर 5 यूनिट हो, मतलब 5 चीजें आनी हो। हमने बी ने पंच किया, अपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड किया कि 5 यूनिट है, पर आई कितनी? सी की कस्टडी में ओनली 4। जब सी की कस्टडी में सिर्फ 4 यूनिट आई तो क्या हुआ? यानी कि गड़बड़ है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल बेहतर हो गया। 3 एलिमेंट से क्या हुआ? काम को बांट दिया गया, एक बंदा दूसरे को काम को नजर में रख रहा है। दिस इज पोटेंशियली इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉड। क्यों? इट विल रिक्वायर कोल्यूजन बिटवीन एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ स्टाफ। 2 बंदे आपस में काम करेंगे तो दूसरे को भी बात का पता लग जाएगा। एग्जाम्पल, ऑर्डरिंग गुड फॉर पर्सनल यूज विल बी इम्पॉसिबल। अभी ये जो पेमेंट हो रही है ये कौन ऑथराइज कर रहा है? ए। तो कोई बंदा, कोई कंपनी का बंदा पैसा ऐसे नहीं खर्च कर सकता अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि उसको दूसरे मेंबर से ऑथराइज कराना पड़ेगा। कस्टडी उसकी किसी के पास आएगी, रिकॉर्ड कोई कर रहा है। इट विल रिक्वायर बोथ स्टाफ मेंबर टू वर्क टुगेदर टू डिफ्रॉड द सिस्टम। इससे सभी काम इकट्ठे करके करते हैं और इसे डिफ्रॉड हो जाता है, मतलब फ्रॉड नहीं होता। पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। पीयूष, हरमन, कुछ पूछना हो? दो सर। ठीक है। मनीष, कोई और पॉइंट? हाँ मनीष, कोई और पॉइंट? नो सर। ओके। बाकी आपने सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कुछ? मैं रिपीट करा दूंगा एक बार। हो गया था। क्या? हाँ हाँ, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा एक बार, डोंट वरी। अब हम पढ़ रहे हैं आगे, यहाँ से हम एक बार रिपीट भी कर लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनल कंट्रोल। हम आईटी का यूज करते हैं इंटरनल कंट्रोल को अच्छा करने के लिए। हम आईटी को एक वैल्यूएबल टूल मानते हैं, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं जो हमारे इंटरनल कंट्रोल को अच्छा करता है। 2 एरिया में बहुत हेल्प करता है। फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल यानी कि अकाउंट्स, उसके डेटा को कंट्रोल करता है, यानी कि डेटा वही लोग पंच कर पाएंगे जिसके पास पासवर्ड और ऑथराइजेशन होगा। दूसरा बंदा कोई एंट्री नहीं डाल सकेगा सिस्टम के अंदर। ये मैंने कल करवाया था, मैं एक बार सिर्फ वैसे ही रिवाइज करवा रहा हूँ। और आईटी सिस्टम हेल्प करता है ऑपरेशन कंट्रोल में, कि जो डे टू डे एक्टिविटी होती है वो खुद ही कर देता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनका प्लांट ऑटोमेटेड हो गया, कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करना है,
कौन सी चीज को डिसलेक्ट करना है जो डिफेक्टेड है, वो अपने आप कर लेता है। चलिए अगला करते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम सॉफ्टवेयर विद इन बिजनेस। अब हम बात कर रहे हैं कि हम आईटी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, कहां पे यूज कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर। क्योंकि आईटी सिस्टम इजी टू इम्प्लीमेंट है और कंपनी की एक्यूरेसी काफी अच्छी आ जाती है। आजकल हर एक बंदा कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर। While IT has a role to play creation implementation of internal control, कहते हैं आईटी का आप यूज करते हो कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल को सही करने के लिए। कहते हैं कंट्रोल ढंग से लगे, कंट्रोल मस्ट ऑल्सो पुट इन प्लेस that an organization IT system operating correctly are meeting their objective। कहते हैं आईटी सिस्टम ढंग से काम करें तभी हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो दो कंट्रोल हैं जो हम यूज करते हैं आईटी सिस्टम के अंदर इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए। पहला है जनरल कंट्रोल। अगर जनरल कंट्रोल को सिंपल आप याद करेंगे या समझेंगे, ये कंट्रोल तब लगता है जब डेटा जनरेट किया जाता है आईटी सिस्टम के द्वारा, यानी कि आउटपुट दी जा रही है। These review the reliability of data generated by IT system, check their operating correctly। जनरल कंट्रोल कहां लग रहा है, जो आईटी सिस्टम ने डेटा जनरेट किया है वो सही है कि नहीं सही है। अगर सिंपल आपको कभी याद करना हो, जनरल कंट्रोल डेटा जनरेट जो होता है आईटी सिस्टम द्वारा, उसको हम चेक करते हैं जनरल कंट्रोल के अंदर। जनरल कंट्रोल इंक्लूड, पहला फिजिकल कंट्रोल। पहला क्या है, फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल यानी कि कोई दूसरा बंदा अनऑथराइज एक्सेस या दूसरा बंदा किसी और के डेस्कटॉप पे, कंपनी में जो लोग इतने सारे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि दूसरा बंदा किसी और के सिस्टम को ओपन कर लेगा। उसके लिए एक्सेस लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी, पर्सनल, डोर लॉक, कार्ड एंट्री सिस्टम। जैसे आप देखते हैं लिफ्ट के अंदर, रूम के अंदर कार्ड लगे होते हैं, वही लोग अंदर जा सकते हैं। इसको बोलते हैं फिजिकल कंट्रोल, यानी कि कोई फिजिकली कंट्रोल कर रहे हो आप चीज को, फिजिकली तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो। मतलब आईटी का तो यूज कर रहे हो, क्योंकि आप देखते हो कई बार कार्ड होते हैं, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो सिस्टम अपने आप ओपन हो जाता है, लिफ्ट अपने आप चल पड़ती है, दरवाजा खुल जाता है। और फिजिकल कंट्रोल के अंदर लिखा हुआ है, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट पॉसिबल एनवायरमेंट डैमेज टू द कंप्यूटर इक्विपमेंट। कहते हैं ये हमें सेव करता है, फिजिकल कंट्रोल हमें सेव करता है एनवायरमेंटल डैमेजेस से जो कंप्यूटर सिस्टम को होने होते हैं। ऐसा कौन सा फिजिकल कंट्रोल आप लगा रहे हो जिससे हमारा कंप्यूटर इक्विपमेंट बच जाता है। यहां पे एग्जांपल दिया, सर्ज प्रोटेक्टर इन केस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जब बिजली चमकती है तब एकदम बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाती है। आप लोगों के घर में एसी लगे होंगे, आप लोगों के घर में एसी लगा होता है, एक ना इस तरह करके बनी होती है ड्रिप, वहां पे एक क्लिप बनी होती है ऐसे करके। जब एसी ऑन करना होता है ऊपर कर दो, ऑफ कर मतलब ऑफ का ऊपर कर दो। आप लोगों ने देखी है कभी, उसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्टर, यानी कोई ऐसा सिस्टम जो आगे बिजली जाने नहीं देता, हमारा सिस्टम बाकी चीजें बच जाती हैं, उसको बोलते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। हरमन, पीयूष, मनीष, पॉइंट क्लियर है पहला फिजिकल कंट्रोल? यस सर। सेकंड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी जनरल कंट्रोल का पार्ट है। हमने जनरल कंट्रोल में पढ़ा जो चीजें हमें आ रही हैं, मतलब जो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, हम वो चीजें देखते हैं कि वो ढंग से ऑपरेट हो रही हैं, सही है कि नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सही ढंग से चल रही है, सिस्टम के अंदर हर एक चीज ढंग से लगी हुई है, कॉन्फ़िगर है। These controls are designed to ensure that any new IT system
इस टेस्टेड, मतलब अगर आप, हमारे यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, हमारे पास यहाँ पे एसीसी की लैब है जहाँ पे पेपर कंडक्ट होते हैं, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है कि दिस कंट्रोल आर डिजाइंड टू इंश्योर दैट एनी न्यू आईटी इज टेस्टेड, मतलब कुछ नया चीज आया है तो वो पहले टेस्ट की जाती है कि उससे रिजल्ट आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही पेपर कंडक्ट करने में। जो भी वो आईटी सिस्टम उसको टेस्ट करते हैं कि देखते हैं कि रिजल्ट सही आ रहा है, इंस्टॉल्ड हुआ है करेक्टली कि नहीं हुआ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को हम चेक करते हैं जनरल कंट्रोल के अंदर। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर क्या होता है, स्पीकर, कैबिनेट, जो चीज को आपको छू सकते हो, दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर। सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, हम दोनों चीजों को चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जनरल कंट्रोल के अंदर है लॉजिकल एसेस। लॉजिकल एसेस जनरल कंट्रोल का पार्ट है। दिस कंट्रोल आर डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि दूसरा बंदा कोई भी कंपनी के डेटा को, इंफॉर्मेशन को असेस ना कर सके। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों ने कभी ऑनलाइन पेमेंट की होगी, ऑनलाइन पेमेंट करते हुए आपको दो तरह से ओटीपी आता है कई बार। पहले तो आप अपना डेबिट कार्ड का डिटेल डालते हो, फिर उसके बाद वो आपने सारा डाल दिया, उसका सीवीसी कोड डाल दिया, उसके बाद आपके मोबाइल पे भी एक ओटीपी आता है। तो डबल ऑथराइज एक्सेस आप लगा दी हो, इससे क्या हो गया, आपका जो डेटा है दूसरा नहीं यूज कर सकता और वो पकड़ा जाएगा। डिजास्टर रिकवरी भी हम जनरल कंट्रोल के अंदर यूज करते हैं। इस कंट्रोल से भी हम अपने डेटा को बचा सकते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम डिजास्टर रिकवरी, यानी कि कुछ उत्पात हो गया है, डिजास्टर, भयानक कुछ घटना होगी है, अब उसको रिकवरी करने के लिए हम लोगों ने एग्जांपल में यहाँ पे गिवन है ऑफ साइट बैकअप में बी केप्ट फॉर ऑल सिस्टम। या तो दो तरीके हैं, एक बिल्डिंग है, सारी आईटी की कोई बिल्डिंग है, वहां पे सर्वर होते हैं। आपको पता है सर्वर क्या होता है? आपको जहाँ सर्वर, डाटा स्टोर होते हैं। हाँ, डेटा स्टोर होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर एक मेन सीपीयू है और इसके ऊपर मैंने सिंपल एक उसी के ऊपर मतलब उसकी स्क्रीन रख दी है, तो समझ जाओ। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर उसके साथ चलो एक उसकी स्क्रीन है, तो ये है मेरा सर्वर। बाकी कई सारे सीपीयू कंपनी में होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं, इस तरह की कई सारी हैं। तो ये कई सारे हमने सिस्टम लगा दिए, तो क्या हो गया, जो इन सब का जो डेटा, ये जो सर्वर है इसके अंदर हार्ड डिस्क बड़ी हो सकती है, रैम बड़ा हो सकता है। ये जो सिस्टम है, क्लाइंट्स हैं, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा महंगी नहीं होगी। सारा डेटा स्टोर हो रहा है सर्वर के अंदर। तो अभी जनरल कंट्रोल के अंदर, डिजास्टर रिकवरी के अंदर हम लोग जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, एडवर्स कंडीशन आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, तो हम वहां पर डिजास्टर रिकवरी यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको सेव कर सकें। उसको या तो हम डेटा को डेली बेसिस पे हम पेन ड्राइव से या ऑनलाइन किसी और ऑफ साइट लोकेशन पे, कहीं और लोकेशन पे हम बैकअप, हमारे पास सर्वर है वहां पे उसको ट्रांसफर करते रहे। इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो कहीं और डेली सेव होता रहेगा। तो ऑफ साइट सर्वर या ऑफ साइट बैकअप क्या हो गया, हमने एक अलग से कंपनी को अप्रोच किया कि हमारा जो ये सर्वर सारा इंफॉर्मेशन इस सिस्टम के अंदर स्टोर है, ये डेली आप या तो हमसे आकर ले लो ऑनलाइन, या फिर सीधा कनेक्ट कर लो, ऑनलाइन हम ट्रांसफर कर देंगे।
तो डिजास्टर रिकवरी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहां पर फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, हैकिंग, ऐसी चीजें होती है, तो हम डिजास्टर रिकवरी में अपना सारा सिस्टम का जो अंदर इंफॉर्मेशन है उसको सेव कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है आपको? चौथा, डिजास्टर रिकवरी। यस सर। आउटपुट कंट्रोल, क्योंकि जब हम जनरल कंट्रोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि आउटपुट के ऊपर आप जो कंप्यूटर निकाल रहा है आउटपुट, सॉफ्टवेयर जो निकाल रहा है आउटपुट, वो कंप्लीट है, सही है। कई बार जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, उसके ऊपर कुछ पासवर्ड वगैरह लगे हुए कि नहीं लगे हुए, तो ये आउटपुट कंट्रोल के ऊपर भी वर्क करता है। अगला, टेक्निकल सपोर्ट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल यूजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन IT सिस्टम आर कॉम्पिटेंट। ट्रेनिंग पॉलिसीज, टेक्निकल सपोर्ट फॉर वर्कर कैन बी वैल्यूएबल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में एक और चीज है टेक्निकल सपोर्ट। ये एक पर्सन होता है जो हेल्प करता है, या टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है कंपनी में। जब कई सारे लोग काम कर रहे हैं, सबको तो टेक्निकल चीजें नहीं पता होती, तो वहां पर टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक बंदा आप रख दो, चाहे वो सेंट्रली लोकेटेड है इंडिया में, चाहे कहीं पे भी लोकेटेड है। अगर किसी बंदे को कोई इश्यू होता है तो उनको वो प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, टेक्निकल सपोर्ट देगा। और अगर किसी ने कुछ असेस लेना है या किसी को प्रॉब्लम आ गई, उसका असेस नहीं खुल रहा, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं खुल रहा, तो वो उसे अप्रोच कर लेता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल यूजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन IT सिस्टम आर कॉम्पिटेंट। कहते हैं जितने भी बंदे IT यूज कर रहे हैं एटलीस्ट वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, इतने लायक होने चाहिए कि वो सिस्टम चला सकें। पर जो टेक्निकल सपोर्ट है वो हम दे देते हैं उनको, जिससे हमारा काम रुकता नहीं है, क्योंकि सबको इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होती। तो अभी तक हमने IT सिस्टम को यूज करना था अपने सिस्टम के अंदर, वो दो तरह से, एक जनरल कंट्रोल के माध्यम से हम अपने इंटरनल कंट्रोल को ठीक कर सकते हैं, और सेकंड है हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में कुछ समझना है तो बताओ, नहीं तो मैं एप्लीकेशन कंट्रोल पे चलूं। सर आउटपुट कंट्रोल बताना सर। आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर, पहले तो देखो जनरल कंट्रोल के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। जनरल कंट्रोल में रिव्यू क्या करते हैं हम? जनरल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल हम कर रहे हैं चैप्टर, इंटरनल कंट्रोल कंपनी के अंदर का जो सिस्टम है वो ढंग से चले, उसके लिए हमने कुछ कंट्रोल लगा दिए, IT सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिए। IT सिस्टम दो तरह से कंपनी के अंदर लग रहा है। पहला है जनरल कंट्रोल के माध्यम से। जनरल कंट्रोल करता क्या है? These review the reliability of data generated by IT सिस्टम। ये चेक करता है कि जो डेटा निकल रहा है, जनरेट किया गया है IT सिस्टम द्वारा, वो सही है कि नहीं है। तो आउटपुट कंट्रोल के अंदर जो आउटपुट निकल रही है, आपने प्रिंटिंग की कमांड दी, आउटपुट में आपके प्रिंट आउट आए, आपने किसी को मेल ट्रांसफर करनी थी, आपने एंटर किया सब कुछ, वो किसी और को मेल भेजनी है। आउटपुट कंट्रोल के लिए क्या किया जा रहा है? These ensure that output from system are both complete secure। मैं किसी को मेल लिख रहा हूं अपने सिस्टम से, तो वो कंप्लीट मेल जाए, ऐसा ना हो अटैचमेंट साथ जाए ना, ऐसा ना हो वो लीक हो जाए। कॉन्फिडेंशियल के लिए अब इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जब आप किसी को मेल करते हो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, इंक्रिप्टेड होती है, उसका डेट ऑफ बर्थ या कुछ डिटेल होती है जो उसके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है, वो डालकर ही वो खुल पाता है। क्या आउटपुट कंट्रोल के लिए भी कुछ समाधान है? तो जनरल कंट्रोल में आउटपुट कंट्रोल का भी ध्यान रखा गया है, जो कि कंप्लीट और सिक्योर आपको फैसिलिटी देता है IT सिस्टम। पीयूष समझ आ गया? यस सर। आप ही का था ना ये डाउट? यस सर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में जो बाहर आ रहा था हम उसको चेक कर रहे थे। एप्लीकेशन अप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कुछ हम अप्लाई कर रहे हैं। These control are fully automated, tend to design to ensure that data input into system is complete accurate। जनरल कंट्रोल के अंदर हमने जो पहले पढ़ा वहां पे डेटा जनरेट हो रहा था, GEN से याद रखना, जनरेट हो रहा था।
एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर अप्लाई हो रहा है, याद रखोगे ये बात को, जनरल में निकल रहा है, अप्लाई में आप डाल रहे हो। थैंक यू मैम, याद रखोगे मनीष, पीयूष याद रखोगे। यस सर। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर डेटा डाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आईटी सिस्टम के अंदर कि जो जो डेटा डल रहा है वो कंप्लीट इनपुट हो रहा है कि नहीं। मैं डाल रहा हूं, कुछ जा रहा है, कुछ। इज द पर्सन इनपुटिंग द डेटा ऑथराइज टू डू सो? जो डेटा डाल रहा है वो ऑथराइज पर्सन है भी। मैंने बिल डालने थे यूएसए में, मेरे को बिल पंच करने थे, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर मैं पूरा कर रहा हूं, मेरे को पेमेंट चाहिए थी, मैंने एक मेल लिखनी थी, मैं मेल लिखने वाला था अपने सिस्टम पे, अपने कैबिन में बैठा हुआ था, मैं वॉशरूम चला गया, पीछे से कोई आ गया और उसने अकाउंट डिटेल, क्योंकि पैसा आना था कंपनी के अकाउंट में, मेरे को डालना था, पर उसने डाल दिया अपना अकाउंट। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर ऑथराइजेशन की बात आएगी कि जो वो सिस्टम है वो दूसरे बंदे को ऑथराइज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं वहां पे जाने से पहले उसको सेव करके गया हूं या कुछ ऐसा मेरे पास था जरिया कि कोई जब दोबारा उसको ऑन करे तो उसको सबसे पहले सिस्टम के अंदर कुछ पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी खुल पाएगा। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं वो कंप्लीट है, ऑथराइज्ड है। आइडेंटिफिकेशन, कैन द पर्सन इनपुटिंग द इंफॉर्मेशन इज बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। अब वहां पे आइडेंटिफाई हो जाए पर्सन, मतलब जिसके पास वो पासवर्ड होगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो फ्रॉड कर रहा है। वैलिडिटी, इज द इंफॉर्मेशन बीइंग इनपुट बाय द यूजर इज वैलिड। ऐसा नहीं ना हम कुछ भी डेटा डाल दें, मतलब सिस्टम ऐसा होना चाहिए उसके अंदर वो। अब जैसे बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपको लैपटॉप देती हैं, आप कंपनी में काम करते हो, आप कुछ भी एंटर कर दोगे क्या? आप कुछ भी अपने सिस्टम के अंदर लगा दोगे? नहीं, उसके अंदर कंपनी ने सिस्टम ही ऐसे बना रखे हैं, उसके अंदर आप फालतू की चीजें नहीं कर सकते। जैसे बैंक के अंदर पहले लोगों की कंप्लेन आती थी कि सर क्यू में इतने लोग लगे हुए हैं, वहां पे अंदर वो सॉलिटेयर, कौन सी गेम होती थी, एक सॉलिटेयर ताश, वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया कि वो वेबसाइट चलेंगी जो बैंक के लिए जरूरी है। इज द इंफॉर्मेशन बीइंग इनपुट बाय द यूजर इज वैलिड, मतलब जो सिस्टम के अंदर इनपुट दे रहा है वो सही है कि नहीं। अगर नहीं सही तो वो नहीं रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये पॉइंट समझे आप? यस सर। मनीष आज गुमसुम लग रहे हो मुझे तुम। सर मैं नेट अभी चला गया था, ये मैं ऊपर रिकॉर्ड पे लगा रहा हूँ, मैं शेयर कर दूंगा आपको। नहीं सर, ये बस ऊपर का 3 पॉइंट बता दीजिए, वही चला गया था। एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर आईटी सिस्टम ये देखेगा कि भी जो एप्लीकेशन कंट्रोल हम यूज कर रहे हैं आईटी सिस्टम में, वहां पर जो चीज आप इनपुट कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं कि वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है कि नहीं। अप्लाई मतलब जो हम अब चीज, पहले था जनरल कंट्रोल, वहां पे हम देख रहे थे जो आईटी सिस्टम ने चीज जनरेट की हम उसको चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हम इनपुट कर रहे हैं क्या वो सही है, एक्यूरेट है कि नहीं। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर आप सबसे पहले देखते हो कंप्लीटनेस, कि जो डेटा इनपुट किया जा रहा है वो कंप्लीट है। सेकंड, ऑथराइजेशन, कि जो पर्सन इनपुट कर रहा है या कुछ काम कर रहा है वो ऑथराइज भी है कि नहीं है, उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, या तो उसके पास कुछ, जो बंदा उसको यूज करने लगा उसके पास पासवर्ड होगा तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा, अगर रॉन्ग डालेगा तो वो लॉक कर देगा। जैसे आप कई बार देखते हो आप गलत 3 बार पासवर्ड डालते हो तो वो लॉक कर देता है। वैलिडिटी की बात करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हम, ये तो समझ ही गए पॉइंट चौथा, तीन ही बोले तुमने मुझे। यस सर, यस सर। चौथा, फॉरेंसिक चेक्स। फॉरेंसिक चेक के अंदर हम देखेंगे जो डेटा इनपुट किया जा रहा है क्या वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है। तो ये था एप्लीकेशन कंट्रोल। यहां तक कोई डाउट हो तो लेट मी नो। बताइए बताइए भी। यस सर, क्लियर। क्लियर है। एक यहां पर इलस्ट्रेशन गिवन है
Illustration 3. Imagine an employee in bank entering new customer detail onto an IT system. Illustration given है. Imagine करो Imagine an employee in a bank entering a new customer detail onto an IT system. बैंक के अंदर हरमन काम कर रहा है, वो एक कस्टमर की डिटेल एंटर करने की कोशिश कर रहा है. Imagine an employee in a bank entering a new customer detail onto an IT system. They will have to input data amongst other things, the customer name, address, age, earning, existing cash balance, सब कुछ उसने डाल दिया. एप्लीकेशन कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे क्योंकि वो इनपुट कर रहा है. समझ गया ना? एप्लीकेशन कंट्रोल में आप इनपुट करते हो. आ गया बात? To ensure that data is input accurate. अब आगे क्या है? The system will mostly likely require the employee to log in using a unique password ID. वहां पे एम्प्लॉय तभी लॉग इन कर पाएगा अगर हरमन उसको यूनिक पासवर्ड आईडी देगा. This ensure that they are authorized to enter new customer information. Also enable that bank to identify the employee if there is a problem in the future. The new customer is found to be entered fraudulently. अब अगर उसके पास देखो सॉफ्टवेयर असेस मतलब सॉफ्टवेयर ना ऑथराइज तभी होगा उसके पास अगर दिस इंश्योर दैट द ऑथराइज टू एंटर न्यू कस्टमर इंफॉर्मेशन. एक तो जो बंदा हरमन था वो ऑथराइज पर्सन था, बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया. अगर जो यूजर आईडी पासवर्ड अगर गलत डालता हरमन, ठीक है, तो पता चल गया ना कि वो तो फ्रॉडेंटली कोई और है. तो अपना जो सिस्टम है हमने अभी जस्ट पढ़ा इनपुट कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर, उसने कैसे आइडेंटिफाई किया अपने कस्टमर को क्योंकि उसने गलत आईडी पासवर्ड डाला. द सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिफ्यूज द प्रोसेस इफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. अगर कुछ भी गलत है तो वो आगे होगा ही नहीं. तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल का एक एग्जांपल गिवन था. आपको ये समझ आया वाला? यस सर. फिर कई बार जैसे आप जीमेल लॉग इन करते हो, वहां पे वो मांग लेता है आपके मोबाइल के लास्ट डिजिट, कोई कोड भेज देता है, वो सब कुछ है. पढ़ लेना, इसमें इतना कोई इशू नहीं है. अगला टॉपिक आ गया हमारा हरमन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हरमन तुम्हारा वहां कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ जी सर. कॉलेज जा रहे हो कि नहीं? आज सर पेपर था. अच्छा चलो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं. भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए. इट इज द डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट, वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है ना. डायरेक्टर हो चाहे सीनियर मैनेजमेंट हो, डायरेक्टर हो चाहे सीनियर मैनेजमेंट हो. अब आप ये मत बोलना सर डायरेक्टर भी मैनेजमेंट का पार्ट है. बिल्कुल, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट का पार्ट है. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पहले तो इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करना. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिराइव फ्रॉम स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट. स्टैच्यूटरी होती है सरकार की या लॉ की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट बोल लो, या लॉ कहता है कि भाई ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, अपने काम को ढंग से काम करे. मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे टॉपिक है अगला, क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर की? कहते हैं ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री. पर डायरेक्टर जो भी कंपनी के हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपर रिकॉर्ड करें. जितने भी कंपनी की एसेट्स हैं उनको ध्यान रखें, उनकी गिनती करें. टेक रीजनेबल स्टेप टू प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड. अगर कुछ ऐसा फ्रॉड हो रहा है उसको रोके, उसको डिटेक्ट करें. और कोई भी ऐसी इरेगुलरिटी है, सच रिक्वायरमेंट इंप्लाई द नेसेसिटी ऑफ प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल. अगर ये चीजें जरूरी है इंटरनल कंट्रोल के लिए तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स की.
मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर यहां पर बताया गया। द टर्नबुल रिपोर्ट नॉट नेमेबल इन योर एग्जाम वाज इशूड इन 1991। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक कमेटी बिठाई गई थी, उस बंदे का नाम था टर्नबुल। तो टर्नबुल रिपोर्ट करके एक बना दिया गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। द टर्नबुल रिपोर्ट नॉट नेम्ड इन योर एग्जाम वाज इशूड इन 1999। तो 1999 के अंदर टर्नबुल कमेटी बैठी थी, उसकी एक रिपोर्ट है रिगार्डिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंटरनल कंट्रोल। डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, इंटरनल कंट्रोल के अंदर उसकी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, ये टर्नबुल रिपोर्ट के अंदर 1999 के अंदर आया था। ये थोड़ा सा और अपडेट हुआ वक्त के साथ। तो सबसे पहले इस बंदे ने बताया था कि डायरेक्टर की क्या होनी चाहिए लिमिटेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इंटरनल कंट्रोल। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यस सर, ये तो क्लियर है सर। जो आपने पीछे स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट बोला था वो क्या था? स्टैच्यूरी होता है कि कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। ओके सर। Furthermore, it is the role of management to implement the board policies, risk control. All employees have some responsibility for internal control. देखो बात ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेन करें इंटरनल कंट्रोल, और वो उसके लिए अकाउंटेबल भी हूं। अकाउंटेबल यानी कि जो काम कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। अगर वो नहीं होगा तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। मैनेजमेंट शुड रिपोर्ट रेगुलरली टू बोर्ड। सर समझ नहीं आ रही, मैनेजमेंट शुड रिपोर्ट रेगुलरली टू बोर्ड ऑन द रिस्क फेस्ड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन मैनेजिंग दोस रोल्स। सर खुद तो डायरेक्टर भी तो बीच में ही है, मतलब डायरेक्टर तो खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करना, तो मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करे? मैनेजमेंट शुड रिपोर्ट रेगुलरली टू द बोर्ड, सबको रिपोर्ट करे, क्योंकि हमने कई सारी कमेटीज बनाई होती हैं। रेम्यूनरेशन कमेटी थी, ऑडिट कमेटी थी, कुछ डायरेक्टर कहीं इन्वॉल्व है, कुछ कहीं इन्वॉल्व नहीं। तो मैनेजमेंट जो भी काम कर रही है, चाहे वो छोटा बंदा है, चाहे वो बड़ा बंदा है, सीनियर मैनेजमेंट है या कोई एम्प्लॉय है, वो रिपोर्ट करे बोर्ड को, जो हाई दोस्त हु चार्ज विद गवर्नेंस, कि सर इस तरह करके काम हो रहा है, ये दिक्कतें हैं, इनको आप प्लीज देखिए। यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। मनीष तुम्हारा नेट चल नहीं रहा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज। अरे सर बोल रहे हैं यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम थे। वैसे जानते हैं यहाँ पे, मतलब मेरा रोड के किनारे घर है ना, तो मतलब इलेक्शन चल रहा है तो बहुत प्रचार हो रहा है, उसी का ज्यादा आवाज आ रहा है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं अब कहाँ पे डीजे मुझे चल रहा है। तुम दिल्ली में हो? नो सर, अभी मैं घर पे ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यूपी में हो? अच्छा। इन इट्स एनुअल असेसमेंट ऑफ, अच्छा वो अभिषेक का क्या है, वो गुमसुम ही है, वो पता नहीं कहाँ पे है वो आजकल। अभी तो वही दिल्ली में है। उसने करना है एसीसी है, आई डोंट नो सर, उसके पता हालात लगते तो है नहीं। चलो क्या, इन इट्स एनुअल असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि सालाना ना असेसमेंट होती है इंटरनल कंट्रोल की, वहां पे बोर्ड को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है वो कई लोगों को जाती है, कई सारे शेयर होल्डर को जाती है। द चेंज इन द नेचर, पहला पॉइंट जो वो हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, द चेंज इन नेचर एक्सटेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क सिंस द लास्ट एनुअल असेसमेंट। अगर कुछ चेंज आया है, सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट, अगर कुछ चेंज आया है तो शेयर होल्डर को बता दो, इस बार कुछ चोरी हुई है, कुछ अच्छा हुआ तो बताओ। एनुअली आप बताओ, पिछले साल जो घटना हुई थी, इस साल इंटरनल कंट्रोल हमने अच्छा किया और इस बार वो नहीं हुआ, तो वो आप बताओ। सेकंड पॉइंट, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग द रिपोर्ट मैनेजमेंट हैव मेड टू द बोर्ड एनी रेलेवेंट वर्क बाय इंटरनल ऑडिट।
इंटरनल ऑडिट वाले भी तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि उसको कंपनी तो रख रही है, डायरेक्टर ही तो अपॉइंट कर रहे हैं। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑनगोइंग मॉनिटरिंग और रिस्क, जो इंटरनल ऑडिट वाले रखे हुए हैं उन्होंने क्या किया मॉनिटर करने के लिए रिस्क को, उन्होंने रिपोर्ट दी, वो सब कुछ आप बताओगे अपनी एनुअल असेसमेंट के अंदर रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। थर्ड पॉइंट के अंदर इंसिडेंट्स, देखो हम रट्टाफिकेशन नहीं करना, समझ के करना, ये मत सोचना इतने पॉइंट है, कई चीजें मिक्स भी होंगी पर समझ के करना। खैर द इंसिडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल फेलिंग और वीकनेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर, अगर कुछ ऐसा कंट्रोल था जो फेल हो गया, आईटी सिस्टम अच्छा नहीं था, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो भी आप प्लीज एनुअल असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के अंदर जरूर बताएं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज पार्ट ऑफ ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल, ये तो पता ही है, अभी फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। तो जो ऑडिटर हैं, ठीक है ना, ऑल्सो द ऑडिटर फॉर एग्जांपल विल बी पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल कंट्रोल, द बोर्ड इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द कंट्रोल इन द कंपनी फाइनेंशियल ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड। देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि जो फाइनेंशियल के ऊपर कंट्रोल लग रहा है वो भी इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। ऑल्सो द ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स, देखो ऑडिटर्स दो तरह होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल को कौन अपॉइंट कर रहा है मनीष, कौन अपॉइंट कर रहा है इंटरनल ऑडिटर्स को, कौन अपॉइंट कर रहा है? डायरेक्टर कंपनी, वो डायरेक्टर को ही तो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है डायरेक्टर खुद ही रख रहे हैं, खुद को ही रिपोर्ट करवा रहे हैं। तो ऑल्सो तो वो सब कुछ मतलब ऑडिटर्स हैं, वो भी बताएं, जो भी उन्होंने एनुअल असेसमेंट की है वो भी बताएं कि उन्होंने प्रॉपरली कंपनी के कॉम्प्लायंस को माना, लॉज रेगुलेशंस को अप्लाई किया, टेस्टिंग की, सब कुछ अच्छे से उन्होंने काम किया, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। अब ये वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी आज हमने टॉपिक आया तो बताना ही है। द मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग, पहले तो हम फर्क समझेंगे। देखो पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, यानी कि किसी की बात में आकर आपको नहीं काम करना, आपको ऑनेस्टी से काम करना है, इंटीग्रिटी से काम करना है, डिग्निटी से काम करना है। इंटरनल ऑडिट के अंदर कौन लोग हैं? मैनेजमेंट। तो इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? मैनेजमेंट। जो क्या बताएगा वो एग्जामिन करेगा, कंपनी का रिस्क को एग्जामिन करेगा, उसके सिस्टम को एग्जामिन करेगा, और जो कुछ उसको बताना होगा बोर्ड को रिगार्डिंग अच्छी चीजें, बुरी बातें, वो सब कुछ बता देगा। इंटरनल ऑडिट समझ आया आपको थोड़ा सा? यस सर। एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि बाहर का बंदा आके चेक करता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है ना इंटरनल टीम के द्वारा, वो उसको चेक करता है और वो भी रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर को कि वो सच है कि नहीं है। अगर उसको कोई दिक्कत लगती है तो उसको डिस्क्लोज कर देता है। ये होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर तो कंपनी खुद रखती है, एक्सटर्नल ऑडिटर खुद नहीं रखते, अपॉइंट नहीं करते, ये आपको मैं बताऊंगा। इंटरनल ऑडिटिंग के ऊपर एक मिनट, मैं ना लेक्चर में हूँ। हाँ अच्छा ठीक 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 ठीक। दलजीत मैम, एक ना ट्रेनर आ रहे हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले ट्रेनर आ रहे हैं, उनको 2 मिनट बिठा लेना। इंटरनल ऑडिटिंग के ऊपर कुछ इन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंताजनक कोई बात नहीं है, इसमें सबने अपनी अपनी बात दी है। तो आपको पता ना इंटरनल ऑडिटिंग क्या होता है? यस सर। यस सर, ये आप घर से पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? ओके सर। सर अब बाकी कल कराइएगा। अच्छा 4 बजे नहीं है बच्चे? देखिए क्या है। एक ये पढ़ लो, एक सिर्फ ये पढ़ लो, CIM इंस्टीट्यूट ने इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग के ऊपर कुछ बात बोली है। इंटरनल ऑडिटिंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। याद रखना, इंटरनल ऑडिट कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? कंपनी की मैनेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिट कौन कर रहा है? बड़ी कंपनियों के अंदर। सुनो, इंटरनल ऑडिट
जो है कंपलसरी नहीं है। एक्सटर्नल ऑडिट बड़ी कंपनियों के अंदर कंपलसरी है। इंटरनल ऑडिट कहा अभी आएगा आगे, डोंट गेट कंफ्यूज। पर इंटरनल ऑडिट कंपनी की मैनेजमेंट ही करती है, वो अपने सिस्टम के बारे में बताती है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर कंपल्शन है बड़ी कंपनियों के अंदर कि उनको एक्सटर्नल ऑडिट कराना पड़ेगा, जो पब्लिक कंपनी है जहां पे पब्लिक का पैसा लगा है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर इंस्पेक्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सिस्टम, जो ऑडिटर रखे गए हैं, एसीसीए रखे गए हैं, सीपीए रखे गए हैं, वो चेक करेंगे रिकॉर्ड को और शेयर होल्डर को उनके बारे में बताएंगे, सच्चे चीजें बताएंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू सॉर्ट ऑफ ऑडिटिंग विल बी डिस्कस फर्दर इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ ओवरली। तो कल मैं आपको होमवर्क एक तो ऊपर जो छोड़ा है वो, और ये आपको एक डिफरेंस है सिंपल सा, ये आपका होमवर्क है, आपको ये यहां तक करना है। कोई भी दिक्कत आएगी लेट मी नो इन क्लास, कोई प्रॉब्लम आएगी यहां तक आप करके आएंगे। क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है हरमन, तो कल होना चाहिए। अच्छा एक और, एक चैप्टर 4 कन्नूप्री मैम स्टार्ट कराएंगे आपका, ठीक है, और मेरे ख्याल से वो कल आपकी क्लास ले लेंगे। तो एक टाइमिंग मुझे दे दीजिए, आप लाइव क्लास कब ले सकते हो? मॉर्निंग में चल जाए? मॉर्निंग में चल जाएगा? बताओ कितने बजे का रखे टाइम? चल जाएगा सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, चलो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, चलिए ठीक ओके है, सर। ओके थैंक यू। मनीष मुझे कॉल करना वो स्टॉक मार्केट के कोर्स के बारे में। अच्छा तुम लोगों को वो लगाना है वेबिनार स्टॉक मार्केट वाला, क्योंकि संडे से तो बैच शुरू हो रहे हैं, चलो मुझे बता देना। ओके हाँ जी, हाँ हो गई। अच्छा वो आवाज तो निकल गया, निकल गया वो, फिर उनसे एक बार अपने